हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 221 से लेकर 230 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 23 वीडियो है। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, जो हमारा पुराना वर्जन कोड का है वो 1978 का था। उसमें हमारे ओवर रेनफोर्स सेक्शंस आर नॉट परमिटेड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओवर रेनफोर्स सेक्शंस हमारे परमिट नहीं किए गए थे और ना ही हमारे 2000 वर्जन का जो कोड है उसमें परमिट किया गया है। और जो हमारा रीजन है, देयर इज अ डक्टाइल फेल्योर ऑफ ओवर रेनफोर्स सेक्शंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हमारा जो फेल्योर होता है दैट इज ब्रिटल फेल्योर, या इसको कंप्रेशन भी फेल्योर बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर किस बीम में होता है, तो वो हमारे ओवर एनफोर्स सेक्शन होते हैं जहां पर हमारा प्राइमरी कंप्रेशन से फेल्योर होता है। अब अगर इसके डिटेल मैकेनिज्म पे बात करें तो पुराने वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे ओवर एनफोर्स सेक्शंस में जो फेल्योर हो रहा है वो सेकेंडरी कंप्रेशन फेल्योर से हो रहा है। पुराने वीडियोस आप रेफर कर सकते हो। इसी तरह जब ओवर एनफोर्स सेक्शन की बात करते हैं तो हम जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन केस ऑफ ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन एरिया ऑफ स्टील जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा बैलेंस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो स्टील रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बैलेंस सेक्शन में हमें पता है कि जो हमारी स्टील आती है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन में, वो हमारी लार्जेस्ट स्टील क्रॉस सेक्शन आता है, लार्जेस्ट स्टील रिक्वायरमेंट आती है और हम उससे ज़्यादा ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में। तो उसमें होगा क्या कि हमारा जो कंप्रेशन में हमारा जो स्ट्रेन है वो हमारा जल्दी पहुंच जाएगा टू दी अल्टीमेट स्ट्रेन वैल्यू। जो अल्टीमेट कंप्रेशन फाइबर है वहां पर हमारा जो मैक्सिमम फ्लेक्चुरल स्ट्रेन है वो जल्दी रीच हो जाएगा और उस बीच में हमारा जो यील्डिंग स्ट्रेन है, जिस स्टील पर हमारी जिस स्ट्रेन पर हमारी जो टेंशन स्टील है वो यील्ड हो रही है, उसके लिए एक हमारा सर्टेन अमाउंट का स्ट्रेन चाहिए, तभी हमारी यील्डिंग होगी। तो एक्चुअल में हमारा जो स्ट्रेन हो रहा है वो यील्डिंग स्ट्रेन से कम है और हमारा जो कंप्रेशन स्टील में, कंप्रेशन फाइबर में जो स्ट्रेन है कंक्रीट में, वो हमारा जो फेल्योर के दौरान जो स्ट्रेन है उससे ज्यादा पहुंच गया है। तो होगा क्या, हमारा प्राइमरी कंप्रेशन में ही हमारी जो बीम है वो फेल कर जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बीम दिखाई है जो कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, जिसमें हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा जो कंप्रेशन फाइबर है यहाँ पर फेल्योर हो गया है बाय दी कंक्रीट क्रशिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेन है स्टील में वो इट इज लेस देन दी स्ट्रेन जो कि यील्डिंग स्ट्रेन से कम है। तो इससे नुकसान क्या होगा, हमें जब फेल्योर होगा तो कोई वार्निंग नहीं मिलेगी हमें। वार्निंग का मतलब ये है, जब कोई वार्निंग नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे डिस्ट्रेस सिग्नल्स हैं, डिस्ट्रेस सिग्नल्स का मतलब ये है कि बिना वार्निंग के हमारे कुछ इंडिकेशंस जो हैं वो उनकी जो वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंटली लो हैं, यानी क्रैक विड्थ जो है और जो हमारे डिफ्लेक्शंस हैं ये रिलेटिवली वेरी स्मॉल होंगे एज कंपेयर टू अंडर रेनफोर्स सेक्शंस। तो जब ये स्मॉल होंगे तो हमें सफिशिएंट एम्पल अमाउंट ऑफ वार्निंग नहीं मिलेगी फेल्योर होने से पहले। इसी वजह से इस टाइप के फेल्योर्स को हम ब्रिटल फेल्योर्स बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर ब्रिटल फेल्योर का मतलब ये है कि अगर आप मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप देखेंगे तो कम रोटेशन पे, कम कर्वेचर पे ही हमारा अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसपे हमारा फेल हो रहा है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा और उस समय हमारा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जो वैल्यूज होंगी स्ट्रेन्स की, स्मॉल स्ट्रेन वैल्यूज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, जिसकी वजह से हम इसको ब्रिटल फेल्योर बोल रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन, कर्वेचर और क्रैक विड्थ है उनकी जो वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंटली वेरी लो हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आर स्टेटमेंट है वो गलत है, इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में जो बैलेंस सेक्शन है वो हमें क्या रिजल्ट करता है। तो बैलेंस सेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा
जब बीम फेल हो रही है, कोई अगर हम रिइंफोर्स कंक्रीट बीम ले लेते हैं और जब वो फेल हो रही है तो जो टेंसाइल स्टील है उसमें जो स्ट्रेन होने वाला है, यील्ड स्ट्रेन, वो हमारा उससे ग्रेटर है। और जो कंप्रेशन में कंक्रीट है, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है, उसमें जो स्ट्रेन है वो हमारा फेलियर स्ट्रेन से ज्यादा या उसके बराबर है। तो ये दोनों जो कंडीशन है ये हमारी साइमल्टेनियसली हो रही हैं। ठीक है, जब ये चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं, यानी जो हमारा स्टील है, टेंसाइल स्टील है, उसमें जो स्ट्रेन है वो हमारा यील्ड स्ट्रेन को क्रॉस कर गया है, और जो हमारा एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है वहां पर जो स्ट्रेन है वो हमारा अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेन एज पर IS कोड 56 को एक्सीड कर गया। तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो जब हम किसी भी सेक्शन को डिजाइन करते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए होगा कि हमें डिजाइन में क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन क्या रखनी है, जिसे आप B क्रॉस D बोलते हैं, और दूसरी हमें जो चीज चाहिए वो है एरिया ऑफ स्टील, सो दैट कि जो भी हम लोड लगा रहे हैं उससे जो उसको रजिस्ट करने के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, इंटरनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो कितना होगा। तो वो एडिक्वेट होना चाहिए, सो दैट जो एक्सटर्नल लोड की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहे हैं वो उसको सेफली बियर कर पाए। तो जब हम लिमिट स्टेट मेथड में जब डिजाइन करते हैं, तो अगर आपको पुराना कंसेप्ट मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तो वहां पर मैंने बताया था कि जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारा आएगा बैलेंस सेक्शन के लिए। ठीक है, जहां पर जो हमारी स्ट्रेन्स हैं वो साइमल्टेनियसली रीच कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज गिवन बाय जो कंप्रेसिव फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय द लीवर आर्म होता है। ठीक है, तो जो कंप्रेसिव फोर्स है आपकी, अगर विथ रिस्पेक्ट टू कंक्रीट एरिया के टर्म्स में बात करें तो ये आपकी वैल्यू आएगी, और लीवर आर्म होगा हमारा इफेक्टिव डेप्थ माइनस 0.416 XU। ये आपको मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। XU इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमारा जो बैलेंस सेक्शन के लिए आप डिजाइन करोगे तो जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर होगी। ठीक है, तो इसको आप फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील, इसको आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि MU लिमिटिंग अपॉन FCK BD स्क्वायर इज इक्वल टू 0.362 XU मैक्स बाई D 1 माइनस 0.416 XU मैक्स बाई D। और जो XU मैक्स बाई D की जो वैल्यू है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, Fe 250 है तो हमारी इसकी वैल्यू होगी 0.53D। जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से हमारा जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो, इसको आप लिख सकते हैं MU लिमिटिंग बराबर RU इंटू BD स्क्वायर। जो RU की वैल्यू है दैट इज गिवन बाई 0.1487 FCK। ठीक है, तो हमारा जो BD स्क्वायर होगा इसको आप लिख सकते हैं MU लिमिटिंग बाई RU। अब जो ये फैक्टर है हमारा RU, ठीक है, ये हमारा हमने किस मेथड से डिजाइन किया, ये लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन किया। तो यहां पर ये जो RU की वैल्यूज हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए ये वेरी करेंगी बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ FCK। तो अगर आप देखेंगे ये वैल्यूज देखेंगे, और जब हम WSM से डिजाइन करते हैं तो W वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं तो जो हमारा मोमेंट ऑफ अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन आता है दैट इज गिवन बाई हाफ सिग्मा CBC इंटू JC इंटू KC। ये भी मैं फैक्टर्स आपको बहुत डिटेल में नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको पता है सभी को कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारा ये जो वैल्यू आती है। तो यहां पे इट कैन बी रिटन एज RBD स्क्वायर। तो यहां पर जो हमारा BD स्क्वायर इज इक्वल टू MUR अपॉन R की वैल्यू आ रही है। तो आप यहां पर जो R की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम दीज वैल्यू सिग्मा CBC JC एंड KC के हिसाब से, तो जो R की वैल्यू आ रही है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो आप देखेंगे कि RU लिमिटिंग की जो वैल्यू है वो हमारा ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स दी R वैल्यू हो रही है।
ये अगर आप आर की वैल्यू वर्किंग स्ट्रेस मेथड में से कंपेयर करेंगे आर यू लिमिटिंग की वैल्यू, तो वो 1.5 टाइम्स दी आर यू वैल्यू आ रही है। तो बिकॉज आर यू लिमिटिंग की वैल्यू ज़्यादा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में की वैल्यूज से, तो जब आर यू लिमिटिंग ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो बी डी स्क्वायर है, जो कि कंक्रीट एरिया को करस्पॉन्ड करेगा बी डी, तो कंक्रीट सेक्शनल एरिया जो होगा वो हमारा स्मॉलर होगा। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के करस्पॉन्डिंग जो बैलेंस सेक्शन में हमें कंक्रीट सेक्शन मिलेगा वो हमारा स्मॉलेस्ट होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि बैलेंस सेक्शन डिजाइन में लिमिट स्टेट मेथड में हमें स्मॉलेस्ट कंक्रीट सेक्शन मिल रहा है। तो ये मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है इन इक्वेशंस का। अब अगर हम रेनफोर्समेंट की बात करें तो रेनफोर्समेंट को आप कैसे लिख सकते हैं? जो आपका रेनफोर्समेंट है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है दिस इज गिवन बाय द इक्वेशन हंड्रेड इंटू AST लिमिटिंग बाई BD। ठीक है, तो जो बैलेंस सेक्शन है वहां पे जो हमें रेनफोर्समेंट परसेंटेज लिमिटिंग रेनफोर्समेंट है वो हमारा मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट होगा वो हमें सबसे ज्यादा मिलेगा। अब बिकॉज जो स्टील एरिया है वो सबसे ज्यादा मिल रहा है, स्टील की कॉस्ट बिकॉज वेरी हाई होती है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि हमारे जो बैलेंस सेक्शन है बिकॉज वहां पे स्टील की रिक्वायरमेंट हमारी सबसे ज्यादा आ रही है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा जो बैलेंस सेक्शन होगा वो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि बैलेंस डिजाइन इज अनइकोनॉमिकल बिकॉज जो आपको स्टील की कॉस्ट है वो कंक्रीट की कॉस्ट के कंपेरेटिवली काफी ज्यादा होती है। तो जो स्टील की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने की वजह से बैलेंस सेक्शन है वो हमारा अनइकोनॉमिकल माना जाता है। इसी वजह से आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन प्रेफर करते हैं बिकॉज वहां पे स्टील की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाती है और हमारी कंक्रीट की एरिया ज्यादा मिल जाती है हमें। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो बैलेंस सेक्शन है रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन का दैट इज स्मॉलेस्ट कंक्रीट सेक्शन एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट हमारा एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड देता है। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, since the cost of steel is very high in comparison to that of concrete, a balanced design may not be economical. Also from practical considerations it may be necessary to fix some uniform cross sectional dimensions. In such case design may result in singly reinforced balance section, under reinforced section or doubly reinforced section. However, if the section has to be singly reinforced, under reinforced section is always more desirable in limit state method. ठीक है, तो दिस इज द रीजन, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हमारा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो जो हमारा पुराना कोड था S456 का 1978 का और जो नया कोड है दोनों में स्ट्रेन डायग्राम को लेकर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो अगर हम स्ट्रेन डायग्राम एट द टाइम ऑफ फेलियर की बात करें तो हमेशा जब भी फेल होगा तो कंक्रीट ही फेल हो रहा है हमारा क्रशिंग से, तो उस समय हमारा जो कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर पे जो फ्लेक्सुरल कंप्रेसिव स्ट्रेन मैक्सिमम है एज पर IS 456.0035 है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो टेंसाइल स्टील में हमारा जो स्ट्रेन है वो हमारा EST है। तो अगर बाई ज्योमेट्री देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स की तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो XU माना हमने, XU अपॉन dy कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0.0035 अपॉन 0.0035 प्लस EST। ये हमारा स्टील जो है टेंसाइल स्टील है उसमें जो स्ट्रेन है वो है, बट बैलेंस सेक्शन के केस में क्या होगा कि आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है कंक्रीट में मैक्सिमम और जो टेंसाइल स्टील में हमारा स्ट्रेन है वो हमारा यील्डिंग स्ट्रेन तक पहुंचना चाहिए। तो यील्डिंग स्ट्रेन हमारा क्या है, दैट शुड बी ग्रेटर देन EST डैश। तो हमारा कोड क्या कहता है कि जो हमारा मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेन जो होना चाहिए स्टील पे ताकि हमारी स्टील में यील्डिंग हो जाए उतना स्ट्रेन चाहिए, दैट इज गिवन बाई 0.002.87 FY अपॉन ES यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ है ये मैंने पुराने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो ये टेंसाइल स्ट्रेन है इतना हमारा
बैलेंस सेक्शन के केस में स्ट्रेंथ पहुंच जाना चाहिए, तभी हमारा कंक्रीट फेल माना जाएगा साइमल्टेनियसली। तो अगर इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट XU मैक्स, बिकॉज उस केस में हमारी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी हमारी बैलेंस सेक्शन के केस में, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसको बोलते हैं। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 0.0055 प्लस 0.87 FY/ES। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कभी कभी कि आपकी FY की वैल्यू कोई भी हो, आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन, जो कि सेंट्रॉइड ऑफ टेंसाइल स्टील से लेके मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर से जो दूरी है वो D है। तो FY की कोई भी वैल्यू हो, E की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टील। और ये FY जो है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील जनरली यूज की जाती है कंक्रीट में, आप देखोगे कि Fe250 है, तो यहाँ पे जो FY की वैल्यू है यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो है वो 250 न्यूटन पर mm² है। उसके करस्पॉन्डिंग जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इस ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है, तो आपको जो लिमिटिंग डेप्थ का रेशियो मिलेगा XU max/D का वो 0.53 मिलेगा। Fe415 के लिए आपकी वैल्यूज कम होती जाएंगी, Fe500 के लिए कम हो जाएंगी। तो आपको जिस भी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए पूछा जा रहा है करस्पॉन्डिंगली आप FY और ES की वैल्यू रखेंगे तो यू विल गेट दिस रेशियो। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है, बिकॉज आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करना होगा। तो ये कंसेप्ट हो गया। एक दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ रहा है तो आपका जो रेशियो है वो आपका घटता जा रहा है। वो इसलिए घटता जा रहा है बिकॉज यहाँ पर जो XU max/D रेशियो है, एक तरीके से आप कह सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्डिंग स्ट्रेस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्ट्रेन चाहिए जिस पर यील्डिंग हो रही है हमारा ग्रेड ऑफ स्टील के साथ बढ़ता जाता है। तो हमारा एक तरीके से ये वैल्यूज आपकी चेंज दी जाएंगी। आपकी जो वैल्यूज है ये स्ट्रेन सेम रहेगा, ये इस तरह हो जाएगा। अगर ये हम मान लेते हैं कि ये Fe250 के लिए था, ये XU = 0.53D, तो XU जो हमारा Fe45 के लिए होगा वो हमारा कम हो जाएगा एंड दिस वैल्यू रिड्यूसेस टू XU = 0.48D। और हमारा जो यील्डिंग स्ट्रेन है, बिकॉज यील्डिंग स्ट्रेन हमारा ये है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FY वैल्यू जिस पर हमारी यील्डिंग स्टार्ट होगी, तो वो बढ़ जाएगी वैल्यू। मीन इतना स्ट्रेन हमें चाहिए यील्डिंग के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है, लिमिटिंग डेप्थ है, वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये आपको रिलेशन पूछी जा सकती है। तो ये हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू मिल रही है आप उस पर प्रेफर करोगे, बिकॉज ये दिस वैल्यू इज फॉर Fe415 एंड दिस वैल्यू इज Fe250। तो मैक्सिमम वैल्यू को आप यहाँ पर ऑप्शन को टिक कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और किसी भी एग्जाम में आपकी ये वैल्यूज पूछी जाती हैं डिफरेंट FY के लिए, हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो कि बैलेंस सेक्शन में मिल रही है वो आपको कैसे निकालनी है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हमारा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में जो मैक्सिमम लिमिट इम्पोज बाय रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स इन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। सबसे पहले तो आपका जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स एंड फ्रेम्स में ही होगा। तो हमारा जो IS 456-2000 का कोड है, मैंने उनके वीडियोज में ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एंड क्या उनकी लिमिट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका कोड का रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ लिमिट स्टेट इलास्टिक मूवमेंट किसी भी मेंबर के किसी भी सेक्शन पे अगर देखना है ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ लोड शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाई मोर देन 30% ऑफ द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट गिवन एनीवेयर बाई द इलास्टिक मैक्सिमम मूवमेंट डायग्राम। जो इलास्टिक मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम करस्पॉन्डिंग डिफरेंट कम्बिनेशन लोड से जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है उसको आप उसके 30% से ज़्यादा रिडक्शन आप किसी सेक्शन पे नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो रिडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है वो 30% अलाउड है लिमिट स्टेट के केस में। और जो ये B1.2 क्लॉज है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर हमारा जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स अलाउड है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स में वो हमारा
15% तक ही अलाउड है। ये ध्यान रखना है, वर्किंग स्ट्रेस में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स इज अलाउड अप टू 15%। तो करेक्ट आंसर जो होगा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के लिए 30% होगा और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए आपका 15% होगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे करस्पॉन्डिंग IS 456 के वीडियोस को रेफर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स अपॉन। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपका बैलेंस्ड सेक्शन के करस्पॉन्डिंग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपका बैलेंस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालना होगा लिमिटिंग परसेंटेज रेनफोर्समेंट। तो दैट इज गिवन बाय 100 इंटू लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील जो चाहिए डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम। आपको ये पता है कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है दैट इज गिवन बाय 0.87 FY AST अपॉन 0.362 FCK-B। ये आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो आप देख रहे हो कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट है बैलेंस्ड सेक्शन के लिए वो हमारा इज अ फंक्शन ऑफ BD यानी ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। अब अगर हम लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन निकालें, बैलेंस सेक्शन से क्लियरली इंडिकेटेड है कि लिमिटिंग परसेंटेज रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। तो लिमिटिंग परसेंटेज रेनफोर्समेंट निकालने के लिए आपको जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या लेनी पड़ेगी, XU max। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो XU max बिकॉज बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं 0.87 FY अपॉन 0.362 FCK, ये आप ब्रैकेट में आ गया आपका, इंटू PT लिमिटिंग अपॉन 100। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 41.61 FCK अपॉन FY XU max अपॉन D। तो आप यहां से क्लियरली आपको इंडिकेट हो रहा है कि जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है इन बैलेंस सेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ FCK अपॉन FY। ठीक है, मीन्स अगर ग्रेड ऑफ स्टील आप बढ़ा दोगे और सेम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो जो हमारा लिमिटिंग परसेंटेज रेनफोर्समेंट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इट इज अ फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, जिस पर हमारी यील्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर आप देखोगे 1 और 2 जो है ये भी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेडेस्टल इज डिफाइंड एज अ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, मैंने आपको अभी IS 456 का जो पार्ट 35 वीडियो है उस पर एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे कंप्रेशन मेंबर है जिसमें प्रीडोमिनेंटली एक्सियल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो हम अपने कंक्रीट कॉलम्स कंप्रेशन मेंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक पेडेस्टल और दूसरा हमारा कॉलम। तो जो पेडेस्टल है उसकी जो इफेक्टिव लेंथ और मिनिमम लेटरल डायमेंशन है उसका जो रेशियो है वो लेस देन 3 होगा, और इसको हम डिजाइन करते हैं प्लेन कंक्रीट कॉलम्स की तरह। प्लेन कंक्रीट कॉलम्स का मतलब है इसके लिए हमें रेनफोर्समेंट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करने की लिए आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके केस में क्या करते हैं, हम मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट 0.15% यानी 0.15% यानी जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉलम का B क्रॉस D जिस पर हमारा लोड एक्ट कर रहा है, इतना मिनिमम हम प्रोवाइड कर देते हैं। हम वहां पर रेनफोर्समेंट डिजाइन नहीं करते, इसी वजह से हम उनको डिजाइन करते हैं एज अ प्लेन कंक्रीट कॉलम, बिकॉज वहां पर प्रीडोमिनेंटली हमारी एक्सियल फोर्सेस हो रही हैं और सिर्फ जो हमारा डायरेक्ट, एक तरीके से कहते हैं डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के लिए हम सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे जो इफेक्टिव लेंथ और डी मिनिमम रेशियो है लीस्ट लेटरल डायमेंशन वो लेस देन 3 है। तो अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम स्टील कॉलम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके बेस में हम इस तरह का पेडेस्टल प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक पेडेस्टल है जहां पे जिस इफेक्टिव लेंथ है
और जो हमारा लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा डी मिनिमम वो रेशियो लेस देन 3 है। तो ये हमारा एक पेडेस्टल है जिसपे हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट 0.15% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड कर देते हैं टू टेक केयर ऑफ द श्रिंकेज एटसेट्रा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन स्टील हमारी कब कहां पर आएगी, जो हमारे डबली रेनफोर्स सेक्शंस होंगे। ठीक है, डबली रेनफोर्स सेक्शंस में हमें कंप्रेशन स्टील भी प्रोवाइड करनी होगी। और हमारा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है जहां पर जो इफेक्टिव कवर है, ठीक है, टू कंप्रेशन स्टील। इफेक्टिव कवर के बारे में भी पुराने वीडियोस में IS 456 के एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पर आपको बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा। टू कंप्रेशन स्टील एज D एंड न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फ्रॉम द कंप्रेशन फेस एज XU। तो अगर यहां पर हम देखें, ये हमारा क्या है, दिस इज द कंप्रेशन फेस। कंप्रेशन फेस का एक्सट्रीम फाइबर है, वहां से लेकर हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो दी है वो XU दी हुई है प्रॉब्लम में। और ये हमारा क्या लेवल है, ये हमारा लेवल है सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेशन स्टील। तो सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेशन स्टील से जो हमारा एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है उसकी जो दूरी दी है वो यहां पर D डैश इक्वल टू D दिया हुआ है। आप कंफ्यूज मत होइए, यहां पर हम ये मान लेते हैं D डैश है और इफेक्टिव डेप्थ D है। तो इस लेवल पे जो हमारा स्ट्रेन होगा, तो यहां पर जो स्ट्रेन होगा स्टील पे वो हमारा कैसा स्ट्रेन होगा, दैट विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेन। यहां पर ध्यान रखने वाली जो आपकी स्टील कंप्रेशन में है वहां पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। तो वो आप कैसे निकालोगे, यू विल गो थ्रू स्ट्रेन डायग्राम। तो हमारा जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एक्सट्रीम फाइबर पे है 0.0035 है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा जो स्ट्रेन है वो 0 होगा। तो अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें, इन यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक इससे बाहर वाला ट्राइंगल, दोनों हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो यू कैन राइट, आप इसे फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आप लिख सकते हो ESC जो स्ट्रेन है इस लेवल पे, ये जो हमारी लेंथ है दिस इज ESC अपॉन 0.0035 इक्वल टू XU माइनस D डैश, बिकॉज इस वाले ट्राइंगल के लिए ये डिस्टेंस लेनी है डिवाइडेड बाई XU। तो आपका ESC जो आ जाएगा दिस विल बी गिवन बाई 0.0035 1 माइनस D डैश अपॉन XU। D डैश जो है ये हमारा एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से जो सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेशन स्टील है उसकी दूरी है, जो कि यहाँ पर D से एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो हमारी रेंज है डबली रेनफोर्स बीम्स के लिए D डैश बाई D जो है वो हमारा 0.05 से 0.2, ये प्रैक्टिकल रेंजेस हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी रेंज हमारी ये होती है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो कि हमारा जो स्टील यहाँ पर है उस पर जो स्ट्रेसेस हैं वो हमारी FSC से डोनेटेड हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा स्ट्रेसेस हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, मतलब टेंसन कंप्रेसिव स्टील में जो स्ट्रेसेस हैं वो हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर लेस देन 0.87 FY हो सकती है। दिस इज द डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील। तो जैसे FE 250 में ये देखा गया है कि बिकॉज दे हैव वेल डिफाइंड पॉइंट, और वहां पर जो हमारा यील्डिंग स्ट्रेन है वो हमारा कम होता है, तो जनरली हमारा जो कंप्रेसिव स्टील है वहां पर जो स्ट्रेसेस होंगी वो जनरली FE 250 के लिए 0.87 FY को एक्सीड कर जाती हैं। बट FE 415 और FE 500 के लिए हमारा ज्यादा स्ट्रेन चाहिए होता है, तो वो एक्चुअली स्ट्रेन पर डिपेंड करती है कि जो हमारा ESC की वैल्यू होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपकी ये स्ट्रेसेस निकल कर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायगोनल टेंशन विच रिजल्ट्स इन अल्टीमेट फेलियर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक हम यहाँ पर बीम ले लेते हैं जो कि इस पर हमारा एक कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है और सपोर्ट के फेस से जो दूरी है उसकी वो A है, ठीक है। तो जब इस तरह का लोडिंग अरेंजमेंट होगा तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम शियर फोर्स डायग्राम, अगर आप शियर फोर्स डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो दिस विल लाइक, अगर सिंगल पॉइंट लोड लग रहा है एट द सेंटर ऑफ द बीम
तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस हैं वो हमारी नियर द सपोर्ट से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो सपोर्ट पर अगर आप देखेंगे, अभी ये मैं पॉइंट लोड के लिए बना रहा हूं, अगर यहां पर एक यूडीएल की बात करें तो यूडीएल के केस में हमारी शियर स्ट्रेसेस कैसे बनेंगी? आपका अगर शियर स्ट्रेस डायग्राम अगर खींचेंगे इन केस ऑफ यूडीएल, ठीक है, तो ये मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि हमारा नियर द सपोर्ट हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, और जो फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस हैं यानी बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो हमारी करस्पॉन्डिंग टू बेंडिंग मोमेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो नियर द बेंडिंग मोमेंट जहां पर सपोर्ट हमारा जो फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस हैं वो कम होंगी। ठीक है, अगर एग्जैक्टली एट द सपोर्ट हम जाएंगे तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो होगा। जो एलिमेंट अगर आप कोई ले लेते हो, यहाँ पर एलिमेंट 3 लिया हुआ है मैंने, तो ये लेंगे अगर, तो यहाँ पे इट विल बी अंडर द केस ऑफ प्योर शियर, वहां पर फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ सपोर्ट वो जीरो होंगी। तो प्योर शियर के केस में आपको पता है जो मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी वो न्यूट्रल एक्सिस के लेवल पर होंगी, यानी इस लेवल पर होंगी। बिकॉज अगर क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेसेस तो जीरो है हमारी और शियर स्ट्रेसेस हमारी कुछ इस तरह हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस जो है वो हमारी इस एलिमेंट पर आएंगी। तो जो ये एलिमेंट होगा वो ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस जो हैं, जब आप उनका इंक्लिनेशन निकालोगे तो दैट विल कम अराउंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके 45 डिग्री पर हमारी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, विथ रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम। तो ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री अगर कोई हम एलिमेंट लेते हैं तो जो 45 डिग्री पे हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट करें तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे क्रैक्स डेवलप होंगे, जिसे आप बोलेंगे डायगोनल क्रैक एट 45 डिग्री। बिकॉज ये जो क्रैक्स हैं वो डायगोनल पर एक्ट करें, इसी वजह से इसको डायगोनल क्रैक बोल रहे हैं, विच इज 45 डिग्री विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम। ठीक है, और इन क्रैक्स को बोल रहे हैं हम डायगोनल टेंसाइल क्रैक्स, बिकॉज क्रैक्स आर ऑलवेज ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। तो ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं जो एक्ट कर रही हैं 45 डिग्री पर और उसके परपेंडिकुलर हमारे क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। तो यहां पर हमारा क्या है, बिकॉज प्योर शियर का केस था, तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस का बढ़ता जाएगा और शियर स्ट्रेसेस का कम होता जाएगा। तो एक फैक्टर डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए हमारा जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर है वो डिपेंड करेगा हमारा रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लेक्चरल एंड शियर स्ट्रेसेस पर, कि हमारा जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है, क्योंकि उसी रिलेटिव मैग्नीट्यूड से डिसाइड होगा कि हमारी जो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो कितनी है कि वो दे आर रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, जो कि अराउंड 45 डिग्री पर हमारा क्रैक्स बन रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं कि अगर हम रेशियो देखें तो दिस कैन बी, अगर एक के कांस्टेंट इट कैन बी एक्सप्रेस एज m अपॉन bd स्क्वायर, ये k1 कांस्टेंट है, और जो हमारा शियर स्ट्रेसेस हैं किसी भी सेक्शन पर वो दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज v अपॉन bd। तो ये यू कैन राइट k3 m अपॉन v इंटू d। ये आप रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस किसी भी सेक्शन पे आप इसको इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप, ये तो हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। अगर आप एक कोई बीम लो, अब जिसकी मैंने बात की थी कि कंसंट्रेटेड लोड है, ठीक है, ये हमारी बीम है, यहां पर आपके 2 पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे ठीक है, और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा कुछ इस तरह होगा। तो आप देखेंगे कि जो सपोर्ट से जो लोड की दूरी है, मान लेते हैं ए है, इसी को आप कहते हैं शियर स्पैन। जो कंसंट्रेटेड लोड की दूरी है सपोर्ट से, वो जो दूरी है वो ए है, जहां पर हमारी थ्रू आउट शियर स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं और वहां पर हमारी फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस भी एक्ट कर रही हैं जैसे जैसे हम सपोर्ट से दूर जा रहे हैं। तो इन दोनों का
जो रेशियो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रीजन जो है ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस का है, यानी मैक्सिमम शियर फोर्सेस का है, ठीक है। और हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे जा रहे हैं। तो जो हमारा रिलेटिव मैग्नीट्यूड है एफ एक्स अपॉन टी आई, जिसको हम लिख रहे हैं एम अपॉन वी इंटू डी, यहाँ K3 फैक्टर है, तो जो V है वो हमारा V मैक्स है, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन जो होगा, तो जो M बाई V होगा दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ A, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा A की दूरी बढ़ती जा रही है हमारा बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जा रहा है। और हमारी जो शियर फोर्सेस है वो तो बिकॉज कंसंट्रेटेड लोड है, तो जहां तक लोड एक्ट करेगा उतनी ज्यादा हमारी दूर तक शियर फोर्सेस मैक्सिमम वैल्यू तक रहेंगी। तो ये इसको आप लिख सकते हो कि जब कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहे हैं तो जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस का वो हमारा एक तरीके से m बाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो ये रेशियो हो जाएगा a बाई डी। तो जो ये रेशियो है इसको बोलते हैं आप शियर स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ठीक है। तो जो ये रेशियो है a बाई डी, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज इससे आप रिलेटिव मैग्नीट्यूड डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड क्या है। तो इससे आप निकाल सकते हो कि आपका जो शियर फेल्योर मोड है डिफरेंट a बाई डी रेशियो के लिए, हमारे जो शियर फेल्योर मोड्स हैं वो हमारी जो बीम होगी एक्चुअल फेल्योर कैसे होगा। तो जब हमारा जो a बाई डी रेशियो है, नॉर्मली जो बीम्स होती हैं उनका जो a बाई डी रेशियो होता है वो 2.5 से ज़्यादा होता है। तो इस जब ऐसी सिचुएशन होगी कि हमारा जो a बाई डी रेशियो है वो ग्रेटर देन 2.5 से लेके 6 तक होता है, ये जो रेशियोज हैं बेस्ड ऑन द एविडेंसेस हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं। दो सिमेट्रिकल इस बीम पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, एक रेक्टेंगुलर बीम लेकर 2 पॉइंट सिमेट्रिकल लोडिंग अप्लाई की गई है और उसके बेसिस पर ये कंक्लूड किए गए हैं। तो बेस्ड ऑन एविडेंसेस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये अगर हमारा रेशियो a बाई डी 2.5 से 6 होता है तो, और कंडीशन ये कि देयर इज नो शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है। अगर हमारा शियर रेनफोर्समेंट नहीं है और ये रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हमारा इस रीजन में हमारा देयर आर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन रहेंगे, और इस वजह से ये हमारे जो रेशियो है a बाई डी पर डिपेंड करेंगे। तो हर एक शियर फेल्योर मोड जो है वो a बाई डी रेशियो पर डिपेंड करेगा। तो जब ये रेशियो की रेंज होगी a बाई डी रेशियो की तो हमारा डायगोनल टेंशन क्रैक्स होगा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो जितने भी शियर फेल्योर मोड्स हैं वो हमारे a बाई डी रेशियो पर डिपेंड करेंगे, और डायगोनल टेंशन क्रैक्स डेवलप होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो हमारी 2.5 से लेके 6 के बीच में होनी चाहिए नॉर्मल बीम्स के लिए, ठीक है। दिस इज एविडेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, यहाँ पर बात कर रहा है फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स। तो फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स का मतलब है कि हमारे जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, जो फेलियर हो रहा है बीम का, जिसकी जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं वो हमारे फ्लेक्चरल और शियर स्ट्रेसेस दोनों की वजह से हैं। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी बीम लें और अंडर द एक्शन ऑफ द यूडीएल देखें तो हमारा जो सेंटर वाला पोर्शन है वहां पर हमारा फ्लेक्चरल क्रैक होगा जो कि नियरली 90 डिग्री पर होगा, बिकॉज वहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो होगा मैक्सिमम होगा, तो हमारा प्योर फ्लेक्चरल क्रैक्स होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप मिड सेक्शन से दूर जाते जाएंगे टुवर्ड सपोर्ट, तो यहाँ पर हमारे फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस भी होंगी प्रिडोमिनेंटली और शियर स्ट्रेसेस भी प्रिडोमिनेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट में होंगी। तो उस क्रैक में जो क्रैक्स बनेंगे उनकी जो इंक्लिनेशन होगा जनरली 45 डिग्री से टुवर्ड्स 90 डिग्री तक रहता है। तभी आप अगर क्रैक पैटर्न ड्रॉ करो तो आपको फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स कुछ इस तरह मिलेंगे नियर द मिड सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है। और हमारा शियर और डायगोनल टेंशन पे 45 डिग्री होता है जो कि टुवर्ड्स द नियर द सपोर्ट्स होगा, जहां पर प्रिडोमिनेंटली हमारी शियर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, बिकॉज वहां पर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है अलोंग 45 डिग्री प्लेन, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमारी डायगोनल टेंशन क्रैक्स डेवलप हो रही हैं। नियर द मिड स्पैन क्रैक विल बी वर्टिकल, जिन्हें आप फ्लेक्चरल क्रैक्स ड्यू टू बेंडिंग बोल रहे हैं, और फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स जो होंगे नियर द सपोर्ट एंड द मिड स्पैन होंगे, जिस पर 45 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्लिनेशन होगा। और जो हमारा शियर स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर मैं जितने भी रेशियोज हैं, अगर a बाई डी रेशियो
लेस देन 1 होता है, जो कि जनरली डीप बीम्स के केस में होगा, बिकॉज वहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी बीम की। तो A/D रेशियो लेस देन 1 होगा, तो वहाँ पे जो फेल्योर है वो हमारा स्प्लिटिंग एंड कंप्रेशन फेल्योर कहलाता है। स्प्लिटिंग एंड कंप्रेशन फेल्योर का मतलब ये है कि जो कंक्रीट है कंप्रेशन में वो हमारी क्रशिंग में फेल होगी, और जो स्प्लिटिंग है उसका मतलब ये है कि जो स्टील है वो यील्डिंग या फ्रैक्चर से फेल होगी। ठीक है, और इसी फिनोमिना में हमारा एक टाइड आर्च एक्शन आता है, जिसके बारे में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, रेलेवेंट जहाँ पे जगह जहाँ पे जरूरत होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ध्यान रखना A/D रेशियो लेस देन 1 में ही टाइड आर्च एक्शन आता है, जिसमें स्प्लिटिंग एंड कंप्रेशन फेलियर होता है। ठीक है, अब जो रेशियो है A/D लेस देन 1 से लेके जब 2.5 होता है, उस केस में हमारा जो क्रैक इनिशिएशन होता है दैट इज फ्रॉम द फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स। तो फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स डेवलप होने के लिए ये हमारी एसेंशियल कंडीशन है, तभी हमारे क्रैक्स जो होंगे वो इनिशिएट होंगे, और जो अल्टीमेट फेल्योर हो सकता है कंक्रीट का वो होगा शियर कंप्रेशन या शियर टेंशन से। ठीक है, और A/D रेशियो जब 2.5 से 6 के बीच में होगा तो हमारे जो फेल्योर होगा दैट विल बी ड्यू टू डायगोनल टेंशन फेल्योर, और जब A/D ग्रेटर देन 6 होगा तो प्रीडोमिनेंटली हमारा फ्लेक्चरल फेल्योर होगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो अगर हम बात करें फ्लेक्चरल शियर फेल्योर की, तो ये हमारी कंडीशन है, वहां पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेस शियर फोर्सेस। तो वो हमारा जनरली बिकॉज जो मिड रीजन है यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट सिग्निफिकेंटली लार्ज होगा, और जो शियर फोर्सेस हैं वो हमारी कम होंगी। तो दिस विल बी द करेक्ट रिजल्ट्स इन क्रैक विच आर नॉर्मली एट 90 डिग्री। एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो ये 45 से 90 डिग्री के बीच में होती हैं, पर ये नियर अबाउट आप इसे सही मान सकते हो, बिकॉज ऑफ लार्ज बेंडिंग मोमेंट हमारे टूवर्ड्स इसकी टेंडेंसी रहेगी कि हमारा टैक्स जो हो वो हमारे नियर अबाउट 90 डिग्री इंक्लाइंड हो। बट शियर फोर्सेस जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होती जाएंगी वो 90 डिग्री से एंगल हमारा कम होता जाएगा। अकर्स व्हेन शियर स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज लेस देन 1, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। यहाँ पे केवल ऑप्शन 1 एंड 2 हमारे जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर सिमेट्रिकल 2 पॉइंट लोडिंग है तो सेंटर पे हमारा फ्लेक्चरल क्रैक्स है जो कि 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और यहाँ पर जनरली रेशियो जो होगा A/D से लेके 2.5 होगा, और जैसे जैसे आप यहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर हमारे फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर डायगोनल टेंशन फेलियर हो रहा है, क्रैक इज इंक्लाइंड एट अराउंड 40 डिग्री फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहाँ पर आप 45 डिग्री से फेलियर हो रहा है। दिस इज डायगोनल टेंशन क्रैक, जिसके लिए हमारी जो रेशियो है 2.5 से 6 के बीच में है, और ये शियर टेंशन और शियर कंप्रेशन फेलियर है। ये भी हमारा एक तरीके से कह सकते हैं आप कि दीज आर अ पार्ट ऑफ फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स, जहां पर जो क्रैक इनिशिएशन है वो हमारा इन क्रैक से हो रहा है, और जो फेलियर हो रहा है वो हमारा शियर टेंशन और शियर कंप्रेशन से हो रहा है। ठीक है, शियर कंप्रेशन का मतलब ये है कि शियर फोर्सेस प्रिडोमिनेंटली एक्ट भी कर रही हैं, और हमारा जो फेलियर है वो क्रशिंग ऑफ कंक्रीट अंडर द कंसंट्रेटेड लोड से फेल हो रही है हमारी बीम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लोडिंग पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो IS 456 का मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाया था कि लोडिंग अरेंजमेंट कैसे करने से हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट है लाइव लोड को कैसे प्लेस करना है, तो IS 456 के पार्ट 27 स्पेसिफिकली इसी टॉपिक से कंसर्न है फॉर अ कंटिन्यूअस RCC बीम। तो आई वुड रिक्वेस्ट, तो आप वो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, जिसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।